वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये ECO 401 इकोनॉमिक्स की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का 25 लेक्चर है, जिसका टाइटल है इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब तक आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ ली है और माइक्रो इकोनॉमिक्स इस कोर्स के अंदर कंप्लीट हो गई है। अब है आपके सामने मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक मैक्रो लेवल है, यानी जो चीज़ें आपने माइक्रो लेवल पे पढ़ी थी इकोनॉमिक्स के अंदर, उसी को आप मैक्रो लेवल पे पढ़ेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने फर्म्स और हाउस होल्ड वगैरह के बारे में पढ़ा था, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप मैक्रो लेवल पे पढ़ेंगे, यानी कि नेशनल इकोनॉमी के लेवल पे पढ़ेंगे, पूरी की पूरी ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। अब अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स की एज अ सब्जेक्ट बात करें तो सबसे पहले जो इसको कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में स्टार्ट किया गया टीचिंग करना, वो स्टार्ट हुआ था 1940 में। इन्फ्लुएंस के बाद ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जॉन मैन्यार्ड कीन्स के, जब जॉन मैन्यार्ड कीन्स ने इन्फ्लुएंस किया इस बात के ऊपर कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो उसको अलग से उसको जो है समझा जाए और उसको एनालाइज किया जाए। यहाँ पे जो डेफिनेशन दी गई मैक्रो इकोनॉमिक्स के, उसके मुताबिक ये एक ऐसी ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जिसके अंदर परफॉर्मेंस, स्ट्रक्चर और बिहेवियर के बारे में डील किया जाता है नेशनल इकोनॉमी एज अ होल, यानी कि पूरी की पूरी जो इकोनॉमी होती है किसी भी नेशन की, किसी भी कंट्री की, उसकी परफॉर्मेंस, स्ट्रक्चर और बिहेवियर के बारे में डील किया जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। अब है इसमें एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। आपने डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा है। यहाँ पर आपको एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई मिलेगी। एग्रीगेट डिमांड क्या है? एग्रीगेट डिमांड जो है वो तमाम जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड होती है किसी इकोनॉमी में एट अ पर्टिकुलर पीरियड, एट अ पर्टिकुलर टाइम, किसी भी एक ख़ास पीरियड में किसी तमाम जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड होगी, उसको हम कहेंगे एग्रीगेट डिमांड। तो ये पूरे इकोनॉमी के अंदर जितनी भी डिमांड होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, उसको हम कहते हैं एग्रीगेट डिमांड। और इसी तरह से एग्रीगेट सप्लाई जो है वो जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज फर्म्स सप्लाई करती हैं इकोनॉमी के अंदर एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, उसकी टोटल वैल्यू को जो है वो एग्रीगेट सप्लाई कहा जाता है। एग्रीगेट डिमांड तमाम गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड, और एग्रीगेट सप्लाई जो है वो तमाम गुड्स एंड सर्विसेज जो सप्लाई करती हैं फर्म्स, उनकी जो टोटल वैल्यू होती है उसको कहा जाता है। अब है क्लासिकल इकोनॉमिक्स। तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो है वो फर्स्ट मॉडर्न स्कूल ऑफ इकोनॉमिक थॉट जो है वो इसको कंसिडर किया जाता है। और जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं वो कौन कौन से इकोनॉमिस्ट हैं? वो हैं एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, थॉमस मैल्थस, जॉन स्टुअर्ट मिल। और कुछ इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन के मुताबिक जब एक्सपेंड करते हैं क्लासिकल इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को, तो कुछ डेफिनेशन के मुताबिक विलियम पेटी, जोहन हेनरिच और कार्ल मार्क्स को भी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट में शामिल किया जाता है। ये वो इकोनॉमिस्ट थे जो सबसे ज़्यादा पहले जो आने वाले इकोनॉमिस्ट थे दुनिया के अंदर, जो सबसे पहले इकोनॉमिस्ट को जाना जाता है वो इकोनॉमिस्ट थे। सबसे पुराने जो इकोनॉमिस्ट थे उनको क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहा जाता है। और ये एसेंशियली तौर पे माइक्रो इकोनॉमिस्ट ही थे जिन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरीज मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे अप्लाई की। इनके मुताबिक कोई भी अगर मैक्रो लेवल पे कोई प्रॉब्लम आती है, यानी कि पूरी इकोनॉमी पे अगर कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो माइक्रो लेवल की प्रॉब्लम होती है, उस वजह से आती है। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई करने की कोशिश की मैक्रो लेवल पे जाके। नाउ द रोल ऑफ द गवर्नमेंट अंडर क्लासिकल इकोनॉमिक्स। गवर्नमेंट का रोल क्या था क्लासिकल इकोनॉमिक्स के अंदर? गवर्नमेंट का रोल जो है वो लेसेस फेयर था, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं था। मार्केट जो है वो सेल्फ रेगुलेट मार्केट कंसिडर की जाती थी, जो प्राइस मैकेनिज्म के ऊपर वर्क करती थी, क्योंकि 1930 से पहले कोई भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। और मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट आया है ग्रेट डिप्रेशन के बाद। जब ग्रेट डिप्रेशन आया है 1929 के बाद, तो उसके बाद जाके मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट जो है वो आना शुरू हुआ है। और क्लासिकल इकोनॉमिक्स में ने कॉन्सेप्ट ऑफ इनविजिबल हैंड भी दिया था, जो एडम स्मिथ ने इंट्रोड्यूस कराया था 1776 में। अब ये इनविजिबल हैंड का कॉन्सेप्ट ये था कि जो मार्केट होती हैं वो अपने आप को खुद रेगुलेट करती हैं। अगर कंज्यूमर और प्रोड्यूसर को अपने सेल्फ इंटरेस्ट पे छोड़ दिया जाए तो ऑटोमेटिकली मार्केट जो है अपने आप को खुद रेगुलेट कर लेती है। कभी भी अगर सरप्लस हो जाए, यानी कि डिमांड कम और सप्लाई ज़्यादा हो जाए, या फिर शॉर्टेज हो जाए, डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम, तो मार्केट ऑटोमेटिकली अपने आप को खुद ही रेगुलेट कर लेती है। तो उस चीज़ को हम कहते हैं
कॉन्सेप्ट ऑफ इनविजिबल हैंड, ये कॉन्सेप्ट जो दिया है ये एडम स्मिथ ने दिया था, जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स के अंदर का कॉन्सेप्ट था। और एक और लॉ था क्लासिकल का जिसको कहा जाता है सेस लॉ, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, यानी कि सप्लाई अपनी डिमांड खुद क्रिएट करती है। तो ये कॉन्सेप्ट था क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का। नाउ दी फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट है क्या, पहले इसको समझें। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जितने भी प्रोडक्टिव रिसोर्सेज होते हैं किसी इकॉनमी में वो फुली एम्प्लॉयड होते हैं, यानी उनको फुली यूज़ किया जा रहा होता है, फुली यूटिलाइज़ किया जा रहा होता है। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के मुताबिक इक्विलिब्रियम जो होता है वो फुल एम्प्लॉयमेंट में होता है। अगर कहीं पर अनएम्प्लॉयमेंट है तो वो एक टेम्परेरीली होती है, और अनएम्प्लॉयमेंट इस वजह से होती है कि हाई वेज रेट की वजह से होती है। तो ये मानना था क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का। और सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, ये तो क्लासिकल का एक लॉ है जो आपको ऊपर भी बताया गया है। नाउ द क्लासिकल व्यूज़ अबाउट ग्रेट डिप्रेशन। अब ग्रेट डिप्रेशन के बारे में क्लासिकल्स का क्या कहना था। क्लासिकल रीडिंग ऑफ द 3 प्रॉब्लम्स, क्लासिकल रीडिंग जो थी वो 3 प्रॉब्लम्स के बारे में थी। ग्रेट डिप्रेशन के लो इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो रही थी उस दौरान, हाई अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा थी, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा थी, और लो आउटपुट, यानी कि जो प्रोडक्शन हो रही थी, जो आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा था बहुत कम हो रहा था। तो क्लासिकल के मुताबिक इन्वेस्टमेंट लो थी क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत हाई था। जब इंटरेस्ट रेट हाई होता है तो इन्वेस्टमेंट लो होती है, क्योंकि इंटरेस्ट चार्ज ज़्यादा होता है, तो इस वजह से लोन कम लिया जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इंटरेस्ट रेट बहुत हाई था लोनेबल फंड्स मार्केट के अंदर, जहाँ से लोन लिया जाता है। और अनएम्प्लॉयमेंट हाई थी बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन टू दी फ्री मार्केट मैकेनिज्म इन द लेबर मार्केट। और अनएम्प्लॉयमेंट इस वजह से हाई थी, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से फ्री मार्केट मैकेनिज्म का लेबर मार्केट में। उसकी वजह से क्या हो रहा था कि वेजेस जो है वो मार्केट क्लियरिंग लेवल तक नहीं गिर पा रही थी, क्योंकि क्लासिकल का मानना है कि हाई वेज रेट से ही अनएम्प्लॉयमेंट होती है। तो यहाँ भी इन्होंने यही बात की कि ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से लेबर मार्केट के अंदर वेजेस जो है वो उस रेट तक नहीं गिर पा रही थी जो मार्केट क्लियरिंग लेवल है, उस लेवल तक वेजेस गिर नहीं पा रही थी। तो ये कहना था क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का ग्रेट डिप्रेशन के बारे में। लेकिन हुआ क्या कि क्लासिकल मॉडल जो है वो फेल हो गया और कोई सलूशन प्रोवाइड नहीं कर सका जब ग्रेट डिप्रेशन आया था। अब जब क्लासिकल इकोनॉमिक्स फेल हो गई ग्रेट डिप्रेशन के दरमियान, तो फिर किन्जियन इकोनॉमिक्स आ गई, जिसको किन्जियनिज़म या किन्जियन थ्योरी भी कहा जाता है। ये थ्योरी बेस करती है जॉन मैन्यार्ड किन्स के आइडियाज़ के ऊपर, जो कि 20वीं सेंचुरी के ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने प्रोड्यूस किया मिक्स इकोनॉमी का, ऐसी इकोनॉमी जो कि मिक्स इकोनॉमी है जिसमें स्टेट का और प्राइवेट सेक्टर का दोनों को इम्पोर्टेंट कंसिडर किया जाता है। क्लासिकल ने तो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को इम्पोर्टेंस दी, यहाँ पे कीन्स ने गवर्नमेंट को भी इम्पोर्टेंस दी। और कीन्स के मुताबिक गवर्नमेंट जो है वो प्रमोट कर सकती है डिमांड जो है वो मैक्रो लेवल के ऊपर, यानी पूरी इकोनॉमी के ऊपर जो डिमांड है। जब ग्रेट डिप्रेशन आया तो पूरी इकोनॉमी के अंदर डिमांड जो है वो गिर गई थी। वो डिमांड कहाँ से आएगी, वो डिमांड गवर्नमेंट लेकर आएगी। तो कीन्स ने जो है कुछ इस तरह से सजेशन दिए, कुछ ऐसी सजेशन दिए कि गवर्नमेंट इस तरीके से अपनी पॉलिसी को एडवाइस करे ताकि इन तमाम सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। नाउ द कीन्सियन व्यूज़ अबाउट द ग्रेट डिप्रेशन। कीन्स व्यूज़ ऑन द ग्रेट डिप्रेशन एंड व्हाट नीडेड टू बी डन वाज डिफरेंट। जो व्यूज़ दिए कीन्स ने कॉजेज़ के ऊपर ग्रेट डिप्रेशन के, और व्हाट नीडेड टू बी डन वाज डिफरेंट, और जो करने की ज़रूरत थी उन दोनों में फ़र्क था। यानी जो ग्रेट डिप्रेशन के कॉजेज़ आए उसके बारे में कीन्स के जो व्यूज़ थे और जो करना था उस वक्त ज़रूरी, उसके अंदर फ़र्क था। ही बिलीव डैट, कीन्स के मानना था कि ओवरआर्किंग प्रॉब्लम जो है लो डिमांड की और स्टैटिक पैसिमिस्टिक एक्सपेक्टेशन को एड्रेस करने की ज़रूरत है, ना कि डिसइक्विलिब्रियम जो आ रहा था लोनेबल फंड्स में, लेबर में और गुड मार्केट में। तो डिसइक्विलिब्रियम के बजाय जो इन 3 चीज़ों में डिसइक्विलिब्रियम आ रहा था, लोनेबल फंड्स में, लेबर में और गुड मार्केट में, इन तीनों के बजाय ओवरआर्किंग जो प्रॉब्लम थी लो डिमांड की और स्टैटिक पैसिमिस्टिक एक्सपेक्टेशन की, इन दोनों को देखने की ज़रूरत है। तो इन दोनों को देखने की ज़्यादा ज़रूरत है, इन दोनों को देखने की ज़रूरत है निस्बत के डिसइक्विलिब्रियम के। तो कीन्स के मुताबिक जो है वो लो डिमांड, लो इन्वेस्टमेंट इस वजह से थी क्योंकि फर्म्स की जो बेरिश एक्सपेक्टेशन थी सेल करने के बारे में उनके प्रोडक्ट की, वो ये थी कि फर्म्स जो है वो उनको ये देखने की ज़रूरत थी कि उनके पोटेंशियल बायर की पास पैसा है और विलिंगनेस टू बाय है अपनी प्रोडक्शन करने से पहले। यानी कि फर्म
प्रोड्यूस तब करे जब वो ये देखे कि उसका जो बायर है, पोटेंशियल जो बायर है, क्या उसके पास इतना पैसा है कि वो जो गुड्स प्रोड्यूस हुआ है, जो गुड्स अवेलेबल है मार्केट में, वो ख़रीद सकता है और वो ख़रीदना चाहता है। तो इस चीज़ को फर्म को देखने की ज़रूरत थी। इसी वजह से अगर हायर सेविंग की बात की थी क्लासिकल ने, तो कीन्स के मुताबिक ये था कि हायर सेविंग से क्या होगा, कंजम्पशन जो है वो लो होगी, और लो होने से ज़ाहिरी बात है क्या होगा, जब कंजम्पशन लो होगी तो जो प्रोडक्शन होगी वो कंज्यूम नहीं हो पाएगी। तो पॉलिसी रिकमेंडेशन ये निकली कि हाउस होल्ड को कन्विंस किया जाए अपनी कंजम्पशन बढ़ाने के लिए और सेविंग को रिड्यूस करने के लिए, ताकि वो अपनी कंजम्पशन बढ़ाएंगे और सेविंग कम करेंगे तो उससे डिमांड बढ़ेगी। और अनएम्प्लॉयमेंट हाई थी क्योंकि लेबर मार्केट का इक्विलिब्रियम जो है वो फर्दर एंड फर्दर अवे होता जा रहा था फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से। ये इस वजह से नहीं था कि वेजेस जो है वो रुकी हुई थी मार्केट क्लियरिंग लेवल से, यानी कि मार्केट क्लियरिंग लेवल से ज़्यादा थी वेजेस, इस वजह से नहीं था डिसइक्विलिब्रियम, बल्कि इस वजह से था कि मार्केट क्लियरिंग लेवल ही गिरता जा रहा था। जैसे जैसे वेज गिरती थी वहाँ मार्केट क्लियरिंग लेवल गिरता जाता था। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का कहना यह था कि मार्केट क्लियरिंग लेवल तक वेज गिर नहीं रही है, जबकि कीन्स ने यह बताया कि मार्केट क्लियरिंग लेवल गिरता जा रहा है जैसे जैसे वेज गिर रही है। और ये इस वजह से था क्योंकि वेज कम होने से कंज्यूमर की अर्निंग और उसकी स्पेंडिंग पावर जो है उसमें भी कमी आती चली जा रही थी। ज़ाहिर बात है जब वेज गिरेगी तो उसकी अर्निंग में भी कमी आ जाएगी और उसकी जो स्पेंडिंग पावर है उसमें भी कमी आती चली जाएगी। तो उसका जो पॉलिसी रिकमेंडेशन आई वो ये आई, हायर मनी पेमेंट्स टू कंज्यूमर्स, हायर मनी पेमेंट्स होनी चाहिए, मिलनी चाहिए कंज्यूमर को, शुड बी गिवन आउट पॉसिबली बाय द स्टेट, जो कि स्टेट के ज़रिए मिल सकती है ताकि उनकी जो एबिलिटी टू बाय है उसको बढ़ाया जा सके। अब एबिलिटी टू बाय बढ़ाई जाएगी तो ज़ाहिर बात है उससे डिमांड बढ़ेगी। तो ये था आज का लेसन। आपको कोई भी कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।